बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में। कैसर अहमद शेख, जैसे आपको मालूम है कि चेयरमैन फाइनेंस कमेटी मुंतखब हुए। आज मेरा ग्रुप 7 स्टार ग्रुप ऑफ कंपनी आज आए हैं इनको मुबारकबाद देने। कुछ मुल्की हालात में इनसे बात करते हैं। कैसे सब बताएं, अभी तो ये बातें चल रही हैं, एक तो अल्लाह के फजल से आपकी हुकूमत जो है वो टिनोर पूरा करने जा रही है, और बल्कि ये भी बातें चल रही हैं कि 1.5 साल मज़ीद ये गवर्नमेंट आगे चलाएँ कि मुल्क में मौजूदा सूरत हाल एहतजाब, ये जो सैलाब की तबाहकारियाँ और मुख्तलिफ जो हमारी हालात चल रहे हैं, तो इस पर आपका क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो सैलाब पाकिस्तान में आया है, इससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती। 2010 में भी सैलाब आया था, लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा मिक़दार में पानी आया है, और ये उस वजह से नहीं है कि दरियाओं से पानी नहीं निकला, ये बारिशों की वजह से और मुख्तलिफ जो और वो जो ग्लेशियर के पिघलने की वजह से इसमें क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा असर है। तो पहले इब्तदाई तखमीना था कि $10 अरब का नुकसान हो रहा है। अभी तो ये तखमीने इतने खौफनाक हद तक बढ़ गए हैं कि मुझे कहते हुए मेरे से ये मसला हो रहा है कि ये कहा जा रहा है कि 20 से 30 अरब डॉलर का नुकसान इन सैलाब की वजह से हो जाएगा, क्योंकि हमारी बर्दाश्त से बिल्कुल ही बाहर है। और मैं अक़वाम मुत्तहिदा के अभी एंथोनी जो सेक्रेटरी जनरल आए हुए हैं, पिछले दिनों आए थे, मैं उनकी बात को सराहता हूँ कि उन्होंने बड़ा खुल के क्लियर कट कहा है। उन्होंने पाकिस्तानियों से ज़्यादा पाकिस्तान से के जज्बात का इज़हार किया है। उन्होंने कहा जी कि कार्बन जो अखराज हो रहा है कार्बन का, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रही है, उसमें पाकिस्तान का तो शेयर है बिल्कुल मामूली। दुनिया की कार्बन का सिर्फ 1% पाकिस्तान का शेयर है कि पाकिस्तान में तो बहुत कम कोयला और इस्तेमाल होता है, और इंडस्ट्री का जो उजला निकलता है। मेन तो ये अमीर ममालिक ने, दुनिया में जो अमीर ममालिक हैं, उनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से वो पाकिस्तान उसका नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान के कर्ज़ों में सहूलत दी जाए। इस वक्त पाकिस्तान कर्ज़ों में डूबा हुआ है, और सैलाब में तो इस वक्त हमारा 3 करोड़ लोग डूबे हुए हैं, वो उनका अपने घर बार छोड़ के। मैं खुद कराची से गया राजनपुर, तो रस्ते में नवाब शाह की तरफ, क्योंकि सक्खर का रोड बंद था, नवाब शाह की तरफ से हम गुजरे। पूरी रात हम नवाब शाह का रोड बहुत आहिस्ता चल रहा था वहाँ पे ट्रैफिक, तो दोनों तरफ हज़ारों लोग सिर्फ चारपाइयाँ लेके और अपने डंगर लेके वहाँ पे बैठे हुए, तो बहुत कस्म कुर्सी का आलम है। और मैं समझता हूँ कि ये कोई ना इलेक्शन का वक्त है, ना कोई इलेक्शन की बात करनी चाहिए। हमें सबको मिल के इस मुल्क के मामलात को देखना चाहिए कि इलेक्शन, आप सप्लीमेंट्री इलेक्शन जो है वो जो होने थे हमारे इलेक्शन, वो तो मुलतवी हो गए। तो मेन इलेक्शन का इमरान खान साहब का तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, थोड़े दिन वो एक बात करते हैं फिर यू टर्न ले लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो कुछ लचक दिखाई है, ये अच्छी बात है, क्योंकि वो भी एक मुल्क की एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, और आवाम के काफ़ी लोग उनके ऊपर कॉन्फिडेंस करते हैं। तो इलेक्शन उन्हें कहना चाहिए कि जब तक ये हालात, वो सबको मिल के इस मुल्क की बेहतरी और इस मुल्क के तामीर और तरक्की के लिए, अब जो घर बनाने लाखों घर गिर गए हैं, वो हम सब मिल के वहाँ पर कोशिश करनी चाहिए। और जहाँ तक ये टेनोर का मैंने कह दिया कि इलेक्शन तो हो नहीं सकते, लेकिन ये हालात भी जो चल रहे हैं ना, इस तरह कि जो टसल चल रही है आपस में सूबाई हुकूमतों की और नेशनल गवर्नमेंट की, ये भी नहीं चल सकती। अगर हमने मुल्क को आगे बढ़ाना है, अगर तो अपना अपना देखना है, और सिर्फ ये अगर लोगों का देखना है, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह रोज़ डॉलर का रेट बढ़ रहा है, अगर हमने देखना है तो हमें चार्टर ऑफ इकानमी करनी पड़ेगी, जो पहले दिन से मियाँ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने असम्बली में कही, और मैं अपने हर प्रोग्राम में इस बात की तायीद कर रहा हूँ कि उसके बगैर इस वक्त मुल्क का कोई हल ही नहीं है, कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा और उसका तरीक़ाकार निकालना पड़ेगा। इलेक्शन होते रहेंगे, इलेक्शन भी होने चाहिए, लेकिन पहले माहौल तो बन जाए इलेक्शन का, और पहले आपस में बैठ तो जाएँ, कोई उसका ऐसा लाया अमल मिनिमम एजेंडा तो बना लें कि इलेक्शन होने किस तरह। फर्ज कीजिए इलेक्शन हो भी जाए, 4-6 महीने में इलेक्शन हो भी जाए, तो जो पार्टी हार जाए इलेक्शन में, अगर वो 1 महीने के अंदर रिज़ाइन कर दे उसके मेंबर, तो फिर क्या फिर इलेक्शन कराएंगे? ये क्या तरीका है कि आप असम्बली में आने की बजाय आप कहते हैं जी हमने रिज़ाइन कर दिया और इलेक्शन कराओ।
फिर तो पाकिस्तान में इलेक्शन ही होते रहेंगे। ये अभी आप खुद होने थे इलेक्शन, उन पे खुद 9 सीटों पे इमरान खान साहब खुद खड़े हो गए और उन्होंने रिज़ाइन करना है। तो एक मजाक बना हुआ है कि इलेक्शन भी कराओ, लोगों को भी बुलाओ, लाखों लोगों और करोड़ों रुपए भी लगाओ, और उसके बाद आप कहें नहीं जी अब तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ। तो ये कौन सा दुनिया में ऐसा होता है? हम क्यों एक दुनिया के लिए नई मिसालें पैदा कर रहे हैं? और अभी मैं समझता हूँ कि सेंस प्रिवेल करेगी, हमें समझ आएगी कि क्या मामलात हैं, और सब इस वक्त तो मुल्क की तरक्की की तरफ हम सब सोचेंगे, उसके बगैर कोई हल दूसरा सामने है कहते हैं साहब जो शहबाज शरीफ ने पंजाब में बड़ी ज़बरदस्त मैनेजमेंट दिखाई, लोग तारीफ़ करते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त। वफाक में हमें लगता है कि वो मैनेजमेंट नहीं दिखा पा रहे, या क्यों नाकाम है? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अभी तक हम जो वफाक की हमारी हुकूमत है, लोगों के मसाइल का हल हम नहीं निकाल सके। महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसकी वजूहत सबसे पहली वजह तो ये जो हमने हुकूमत संभाली उस वक्त की हालात बड़े दिगरगूं थे जो हमें छोड़ के गए। यानी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जून 2022 में 4000 अरब रुपए का बजट का खसारा था। अगर आप खसारा करते रहेंगे और कर्जे ही लेते रहेंगे और रेवेन्यू कम होगा, खर्चा ज़्यादा होगा, जो कि इमरान खान ने छोड़ा, तो फिर उसके तो नोट छपेंगे या और कर्जा लेंगे तो और उसका सूद अदा करना पड़ेगा। अब उसके बाद जब से हमारे पास 4-5 महीने से हुकूमत है, उसके बाद भी क्योंकि IMF की शर्तें इतनी सख्त थी, वो मान के गए पिछली हुकूमत ये शर्तें कि हम पेट्रोल महंगा करेंगे, बिजली महंगा करेंगे, ये सारी चीज़ उन्होंने पहले एग्री की हुई थी। और जब नई हुकूमत आई और उसने ज़रा भी अगर उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने कहा हम तो आगे बात ही नहीं करते, आपने एक सावरीन आपने मुआहदा किया है, वो मुआहदे पे अमल करो। उस मुआहदे पे अमल करने में हमें बहुत ज़्यादा तकालीफ हुई, और लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि हमारी जो पॉलिसी है, हमारा वज़ीर ख़जाना आए हैं, मैंने तो अपना 12 मई के कोई 3-4 हफ्ते हुए थे हुकूमत को आए हुए, उस वक्त कौमी असम्बली में तफसील से कहा था कि इसके लिए एक पूरा डॉक्टरों का बोर्ड चाहिए। और एक अनइलेक्टेड आदमी, हमारे मुल्क में क्या होता रहा है कि पिछले 35 साल से सिर्फ 2 या 3 साल कौमी असम्बली का जो मेंबर है वो फाइनेंस मिनिस्टर बनता है। हमारा आइन कहता है कि कौमी असम्बली बजट बनाएगी। ये तो किसी भी मेंबर को बजट का तो कुछ पता ही नहीं है, शुद्ध यानी पता ही नहीं है किस तरह बजट बनता है। तो ये जो आइन की खिलाफ वर्जी हम कर रहे हैं, हम तो बजट बनाने वाला जो सारे का सारा बजट पेश करता है वही कौमी असम्बली का मेंबर नहीं होता। तो ये आइन तो कहता है कि सेनेट के मेंबर भी वोट भी नहीं देंगे बजट के लिए, और सारे मुआशी मामलात को कौमी असम्बली, क्योंकि वो इलेक्टेड लोग होते हैं डायरेक्टली, वो लोग देखेंगे। तो उसकी तो हम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो कोई जो लोगों के मसाइल हैं वो तो हल नहीं हो रहे। आपने दुरुस्त कहा, जब तक आप इनडायरेक्ट टैक्स लगाते रहो, टैक्स लगना चाहिए। मैंने बहुत जोर डाला था वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ पर, उनको कहा था मैंने डायरेक्ट टैक्स लगाओ, और अमीर आदमी ने बहुत कमाया है पिछले 2-3 साल में, तो विंड फॉल प्रॉफिट किए, उन प्रॉफिट्स पे डायरेक्ट टैक्स लगाओ। और उन्होंने इसमें पिछले दिनों जो टैक्स सुपर टैक्स लगाया वो राइट डायरेक्शन थी। तो आप जब इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं तो महंगाई बढ़ती है। इसका सबसे बड़ा मसला 27% हेडलाइन इन्फ्लेशन चल रहा है, जो कि पिछले 48 साल का हाईएस्ट है महंगाई, और लोग काबिल बर्दाश्त नहीं है। जो बिजली के बिल जिस तरह मिफ्ता साहब ने बगैर सोचे समझे लोगों से कोई बातचीत भी नहीं की, क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड तो है नहीं, लोगों से बातचीत नहीं की, और उन्होंने आम आदमी पे बिजली के बिलों पे टैक्स लगा दिए। उससे जो जिनका 1500 का बिल आता था वो 6000 हो गया।